डार्क हॉर्स की कॉलेज के शहर यानी भागलपुर से शुरू होती है। इसका जो मुख्य पात्र है वो संतोष है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी संघर्ष की कहानियाँ इस उपन्यास के भीतर है। या तो इलाहाबाद या तो दिल्ली का रास्ता अपनाते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। हेलो जी, आप सभी को इस आर्यन त्रिपाठी का सादर प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। मास्क लगा रहे होंगे और 2 गज की दूरी का पालन कर रहे होंगे। तो इस अलग से दिखने वाले पॉडकास्ट के भीतर जाने से पहले मैं कुछ आपके साथ बातें साझा करना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार हैं कि जैसे आपको पता है कि इस समय जो है वो कठिन चल रहा है। देश की जो हालत है वो गंभीर है। जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन ब प्रतिदिन लगभग 4 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का ख़्याल रखें। और ख़ास बात ये है कि अगर आपको पता हो कि कोई प्लाज़्मा डोनर कहाँ पे है या फिर आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड्स पता हो कि वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर कहीं पे किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो आप उनकी मदद करके, आप उनको बता करके जितनी ज़्यादा सहायता हो सकता है उतनी सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आज का जो पॉडकास्ट है ये कुछ थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि पॉडकास्ट में हम आज एक किताब के ऊपर चर्चा करेंगे। किताब किसी भी तरह की हो सकती है, उसकी विधा कुछ भी हो सकती है। वो एक उपन्यास हो सकता है, वो कहानी संग्रह हो सकता है, वो कविता संग्रह हो सकता है। तो हमने अपने पहले किताब में हमने आज एक उपन्यास को लिया है। ये उपन्यास का शीर्षक है डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां। इसके लेखक हैं निरुक्तल मृणाल। तो ठीक है, चलते हैं इस पॉडकास्ट के भीतर और देखते हैं कि क्या खास है इस डार्क हॉर्स में जो हमने इसको अपने पहले लिया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये किताबों की सीरीज़ होगा। इसमें बहुत सारी किताबें आएंगी, कुछ अंग्रेजी भी होंगी, कुछ हिंदी भी होंगी। आप देखिएगा। अगर आप किताब पढ़ने के नहीं हैं, उसके अधीन नहीं हैं, तो आप ये 25 से 30 मिनट का पॉडकास्ट देख के एक उसके बारे में कुछ ज्ञानवर्धक बातें जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वो पॉडकास्ट, ये किताब है डार्क हॉर्स, निरुक्तल मृणाल की उनका लिखा पहला उपन्यास। और कुछ शब्दों में कहूँ तो ये बेहतरीन उपन्यास है। ये उपन्यास मेरी उन उपन्यासों की सूची में शामिल हो गया है जिसको मैंने एक रात के भीतर समाप्त किया है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तेज़ पढ़ता हूँ। मूलतः मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उपन्यास इतना सरल था, इतनी पुरवैया भाषा में था कि इसने मुझको अपने आप से जोड़े रखा। और मैं ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी इसको अपने आप से दूर नहीं कर सका। इसीलिए मैंने इसको एक रात के भीतर ही भीतर समाप्त किया और अगले ही दिन रात में ही मैं ये पॉडकास्ट आपके साथ ले आया हूँ। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक क्या और कैसे हैं। उसके बाद हम किताब के ऊपर कुछ मंशा करेंगे, समीक्षा करेंगे और अंत में हम मेरे पास इस किताब को पढ़ के, इस उपन्यास को पढ़ के कुछ बहुत प्यारी बातें मुझको जो इस उपन्यास में लगी वो हम आपसे साझा करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसकी समीक्षा के साथ। ये उपन्यास इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी कहानी आपके कॉलेज के शहर यानी भागलपुर से शुरू होती है। यूपी बिहार में रहने वाले छात्रों की कहानी कहता है ये उपन्यास। कुछ कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि इसका जो मुख्य पात्र है वो संतोष है, लेकिन मेरे मायने में देखा जाए तो इस कहानी में कोई मुख्य पात्र नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी संघर्ष की कहानियाँ इस उपन्यास के भीतर हैं। लेकिन ये उपन्यास शुरू होता है बिहार के भागलपुर से, जहाँ स्नातक करने के बाद विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या तो इलाहाबाद या तो दिल्ली का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे विद्यार्थी सपनों की बोरिया को मन में बांधकर और रहने खाने की बोरिया बिस्तर को कंधों पर रखकर ट्रेनों से या फिर बसों से शहरों की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी थी इस उपन्यास के अंदर कि अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको अगर आपको अपना ही कैरियर बनाना है तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन
अगर आपको अपने मतलब पुश्तों का कैरियर बनाना है तो फिर आपको मतलब पीढ़ियों का कैरियर बनाना है तो फिर आपको आईएएस बनना पड़ेगा। ये एक तरह से एक ये हिंदी पट्टों में मान्यता है, ये एक तरह से सोचा जाता है, ऐसे समझा जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यह छात्रों की कहानी यहाँ पे रुकती नहीं, बल्कि घर परिवार, रिश्ते नाते, गांव जवार, जनपद क्षेत्र, प्रेम मोह से आगे और पीढ़ियों को तारने तक पहुँचती हैं। डार्क हॉर्स ऐसा ही कुछ संघर्ष कहता हुआ जमीनी उपन्यास है। डार्क हॉर्स मतलब है क्या, ये डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ? ये उपन्यास हिंदी है लेकिन इसका जो शीर्षक है वो अंग्रेजी है। तो नीलोत्पल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ अंग्रेजी के शब्द हमारे हिंदी में आ रहे हैं और कुछ हमारे हिंदी के शब्द अंग्रेजी में प्रचलन में यूज़ हो रहे हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। तो अगर हम अंग्रेजी के शब्दों को इस हिंदी का उपन्यास का शीर्षक दे दें और वो बहुत मायनों में मतलब मेरे हिसाब से परखने और समझने के बाद ये फिट बैठता है एकदम। तो शुरू करते हैं कि डार्क हॉर्स शुरू संतोष से होता है, जो बिहार के भागलपुर से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली आता है। अक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी पट्टों के राज्यों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए लड़के या तो इलाहाबाद जाते हैं या फिर दिल्ली का रास्ता अपनाते हैं। खास तौर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले लड़कों के लिए दो जगह ही मतलब मानी जाती हैं। आमतौर पर इसे इस प्रकार से सोचा या समझा जा सकता है कि जो इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं वो थोड़े कम संपन्न होते हैं, और जो दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाते हैं, वो परिवार से थोड़े ज़्यादा संपन्न होते हैं। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मुखर्जी नगर में एक छोटा सा इलाहाबाद हमेशा रहता है। वो कैसे रहता है वो आपको उपन्यास पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मुखर्जी नगर के गलियों नुक्कड़ों चौराहों पर हमेशा इलाहाबाद के मतलब यादों का जो शहर है, वहाँ के जो छात्र हैं वो अपनी यादें हमेशा कहते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुखर्जी नगर में एक छोटा सा इलाहाबाद रहता है, बिल्कुल उसी ही तरह जैसे कनाडा में एक छोटा सा मिनी इंडिया रहता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर मैं उपन्यास को मुखर्जी नगर ही कह दूँ तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। और मुखर्जी नगर से बात आती है नीलोत्पल मृणाल की। नीलोत्पल मृणाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेखक के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक जो हैं हमारे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। नीलोत्पल मृणाल 21वीं सदी के नई पीढ़ी के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने कलम के साथ साथ राजनैतिक सामाजिक मुद्दों पर जमीनी रूप से लड़ने का तेवर है। ये लेखन के साथ साथ कविताएं भी बहुत प्यारी पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो यूट्यूब पे जाके इनकी कविताएं भी देख सकते हैं। इनका औघड़ में एक गीत है, चल साधो कोई देश डूबा जाए, यहाँ की नदियाँ उबासी हैं। अब सुनिए, बहुत प्यारा गीत है वो। इनके अभी तक लेखक के 2 उपन्यास आए हैं। एक है डार्क हॉर्स, ये जो कि इनका पहला उपन्यास है, और दूसरा है औघड़। दोनों जमीनी स्तर पर जुड़े उपन्यास हैं, और दोनों उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो आप उनसे जुदा नहीं हो पाएंगे। एक रात में ही शायद आप भी खत्म कर दें। और दैनिक जागरण की हिंदी बेस्ट सेलर सूची में ये दोनों उपन्यासों ने बहुत बार स्थान बना चुके हैं। नीलोत्पल की पुस्तकों की अब तक की सम्मिलित बिक्री के 1 लाख के ऊपर हो जाने की वजह से इनको लखपति लेखक में कहा गया है। लखपति लेखक हिंदी युग्म का प्रकाशन है इस किताब का, इसका भी और औघड़ का भी। और हिंदी युग्म का जो टैगलाइन है वो कहता है एक नई वाली हिंदी। और उनके पास 3 लखपति लेखक हैं। एक ऑथर दिव्य प्रकाश दुबे हैं, एक नीलोत्पल, जिसमें से एक नीलोत्पल मृणाल है। तो ठीक है, मैं आगे कहता हूँ उपन्यास की कहानी, समीक्षा करता हूँ कि क्या है कि अगर मैं उपन्यास को मुखर्जी नगर ही कह दूँ तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। उपन्यास पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मुखर्जी नगर मानो अपनी कहानी कह रहा हो। इसके घरों के कमरे में रहने वाले विद्यार्थियों को देखते हुए गली चौराहे नुक्कड़ पे बैठे मनमोहन सिंह और अमेरिका और बराक ओबामा जैसी हस्तियों के चाल के बारे में जो अपनाई गई उनकी जो रणनीति है ऐसे, या फिर गांधी जी की द्वारा अपनाई गई नीतियों को गलत या सही ठहराने की व्यवस्था बस एक कप की जो प्याली भर चाय होती है उसमें किया जा सकता है। ऐसे ही है कुछ मुखर्जी नगर की बातें
इस उपन्यास से मैं अपने को शायद इसलिए भी जोड़ सका क्योंकि इसमें पुरवैया भाषा जी खोल के बोली गई है। पुरवैया भाषा की गाली, पुरवैया भाषा की जो बोली है, शैली है, भोजपुरी भाषा का भी उपयोग बखूबी किया गया है। कब कहाँ पे भोजपुरी भाषा का उपयोग करना है और कब कहाँ पर खड़ी बोली यानी हिंदी भाषा का उपयोग करना है, ये लेखक ने बड़ी बखूबी तौर पर अपना रोल निभाया है। सबकी जुबान पर पुरवैया बोली ऐसा माहौल पैदा करती है कि मानो कि मुखर्जी नगर में पास का पूरा पैदा करता है कि मानो पुरवैया स्थान ही बस गया हो, मतलब पूरे पुरवैया के जितने भी विद्यार्थी हैं वो मुखर्जी नगर में ही आके बस गए हों। एक खास बात ये भी नज़र आती है कि बरसों से वैष्णव परंपरा का निवाह करते चले आ रहे दिल्ली में जो छात्र हैं वे दिल्ली में स्टेशन पर उतरते ही समझौतावादी हो जाते हैं। पहले जहाँ तहाँ वे अपनी मूँछों पे ताव देते हुए पहले बोलते थे कि ये हमारी मर्दानगी का चेहरा है, जो उनकी मूँछें हैं वो उनकी मर्दानगी की मतलब तरह से कहने वाली बातें हैं। लेकिन मुखर्जी नगर में आते ही 2/3 के बाथरूम में वो सारी मर्दानगी उनकी एक कागज़ के पत्ते पे ढह जाती है। अगर आप मुखर्जी नगर में पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और ऊपर वाली की दया से 1-2 बार मेंस या साक्षात्कार में भी पहुंच चुके हैं तो आपने अब तक गुरुत्व होने का एक मुकाम हासिल कर लिया है। वो आपके अंदर गुरुत्व का एहसास कब आएगा आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और मंझी ये कहिए या फिर सुलझी कहिए कि अगर आप दारू पीते हुए कुछ बकलोली जैसी भाषा भी बोल देते हैं तो वो जो नए छात्र वहाँ पर आए हैं, वो जो नए विद्यार्थी वहाँ पर आए हैं, वो उसको एक ज्ञान के रूप में ले लेते हैं। वो समझते हैं कि हाँ भाई, आईएएस चढ़ने की या फिर सिविल सर्विसेज तक पहुँचने की यही एक तरह से जोड़ी है। तो ये कुछ चिलित्व वाली बातें हैं कि अगर आप बकलोली करते हुए भी, अगर आप मतलब आपने मेंस दिया है और बकलोली भी कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो किसी कायदे या किसी चीज़ पे नहीं बैठती हैं, लेकिन अगर कोई नया छात्र आया है, कोई नया विद्यार्थी आया है मुखर्जी नगर में, तो उसको लगेगा कि ये कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं और कितनी मनमोहक बातें हैं। तो ऐसा ही है कुछ दिल्ली का पुराना मुखर्जी नगर। चाय पर चकल्लस के दौरान ही किसी से एक छोटी सी गलती भी कैसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। इसी गलती को पकड़ जो लेता है वो समझ जाता है अच्छी तरीके से। अगर इसी गलती को किसी ने पकड़ लिया और समझ गया तो वो मेंस के या फिर आईएएस बनने की राह में एक कदम आगे बढ़ जाता है और साक्षात्कार से आगे वो आईएएस बन भी जाता है। और अगर उसी गलती को कोई नहीं पकड़ पाया तो वो फेल हो जाता है। इसी जश्न और मातम के पहले की संघर्षपूर्ण अगर सच्ची तस्वीर को डार्क हॉर्स ने पेश किया है। डार्क हॉर्स में बस संघर्ष की कहानियाँ नहीं हैं, इसमें गांव शहर की संस्कृतियों का भी संघर्ष है। खान पान और रहन सहन से लेकर भाषाई की शुचिता और भेदभाव भदेसेपन का भी उन्होंने पूरा बखूबी इस्तेमाल किया है। डार्क हॉर्स जो है बौद्धिकता और सहजता का संघर्ष है। गंवई बाप और शहर से समझौतावादी हो चला पुत्र के बीच की संवाद का संघर्ष है। सफलता और असफलता का संघर्ष है। कोचिंग क्लास में अपनी पहली प्रेमिका को खोजता हुआ संघर्ष है। बड़े से सिलेबस के बीच थोड़ी सी मस्ती का कोई कोना खोजता जो संघर्ष है, ये भी डार्क हॉर्स में बखूबी दिखाया गया है। मर्यादाएं परंपरा बनाए रखने से झट से तोड़ देने का संघर्ष है। खुद के मिजाज और व्यवस्था के खराब होने का संघर्ष है। ये सारे संघर्ष मिलकर एक आत्मकथा को तैयार करते हैं और मेरी नज़र में यही डार्क हॉर्स है। इस उपन्यास की सबसे खास बात जो मुझे लगी कि लेखक ने अपने किरदारों पर कोई रोक टोक नहीं की, उनकी कुछ जुबान नहीं काटी। किरदारों ने जैसा चाहा वैसा बोल दिया, जैसी गाली देनी चाहिए वैसी गाली दे दी। लेखक ने बिना कोई बदलाव करते हुए उसे वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक कि किशोर निरुपतल मृणाल जी ने भी यही कहा था कि उन्होंने कोई साहित्य नहीं रचा है, बल्कि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो समझा, उन्होंने जो पाया, उसको वैसे ही भाषा में उसको उन्हीं शब्दों में, उन्हीं वाक्यों में ज्यों का त्यों उपन्यास के भीतर रख दिया है। और जो कि मुझको लगता है इसकी सबसे सुंदर बात है, गालियों का ज्यों का त्यों होना, उसके सही समय पर बैठना, एक पढ़ते समय लेखक जो पढ़ता रहता है उसके अंदर एक अलग सा भाव उत्पन्न कर देता है। उपन्यास पढ़ते हुए किरदारों के मुंह से गंवाई गालियों का सुनने का नज़रिया जो है वो इस तरह आया है कि मतलब ये कहा जा सकता है कि हाँ, कि अगर गंवाई गाली दे रहा है कोई मतलब किरदार, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, निरुपतल मृणाल ने जो कहा है वो सच कहा है, उन्होंने कोई भाषा नहीं काटी है। अगर आप
इस उपन्यास में प्रेम प्रसंग को ढूंढ रहे हैं, तो मुझको लगता है कि आपके हाथों में निराशा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग का ऐसे माहौल नहीं जमा है। कि हालांकि यहाँ इसमें विदिशा और पायल जैसे कुछ किरदार हैं जो आपको एक तरह पे ललचाएंगे कि हाँ कुछ प्रेम प्रसंग हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग है नहीं इसके अंदर। अगर आपको प्रेम प्रसंग का उपन्यास पढ़ना है तो गुनाहों को देता या फिर कसब की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने प्रेम प्रसंग को ढूंढना चाहा इस उपन्यास के अंदर, तो वो नहीं मिलेगा। मैं प्रेम प्रसंग पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आजकल के जो पढ़ने वाले होते हैं वो यही खोजते हैं। तो प्रेम प्रसंग जैसा सा कुछ नहीं आएगा। हालांकि विदिशा और पायल, जैसे मैंने बताया कि पात्रों में एक उमंग की किरण जगाई है, पर वो जो ज्योति जगाई उन लोगों ने वो बुझी की बुझी ही रह जाएगी, आपको कुछ हाथ लगेगा नहीं। पूरे उपन्यास की कहानी बहुत सरल है। हाँ, अगर आपने इसे एक बार पढ़ने उठाया तो मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह अपने आप को एक रात में पढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। जो उपन्यास है वो अपनी ही भाषा कहता है। जैसी भाषा जब होती है बोल दी जाती है। उपन्यास में किरदार जो हैं, जैसे गवई जो भाषा होती है, जो बोली जाती है भाषा, उसी चीज़ का उपयोग करते हैं, और मेरी नज़र में यही इसको सबसे खास बनाता है। गाली को देखते हुए एक प्रश्न ये लोग उठा सकते हैं, लेकिन यहीं से कुछ उम्मीदें भी जगती हैं कि जो लेखक निरुपम मृणाल हैं, कि मांग करती हैं कि हो सकता है कि अब आप लेखक एक, तो आप अपने आने वाले उपन्यासों में आप गाली नहीं देंगे। और जो मुझको लगता है इन्होंने बिल्कुल उस धर्म पे नहीं चले हैं। आप अवघड़ पढ़ेंगे, अवघड़ भी एकदम डार्क हॉर्स की ही तरह है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो अब लेखक हैं तो उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हो सकता है उन्हें कोई अच्छा किरदार खोजना हो जो कि गाली ना देता हो, पर ऐसा किरदार शायद ना मिले उनको। खैर, ये सब आने वाली बातें या फिर आने वाला जो वो है उपन्यास होंगे उनके, वही बताएंगे कि कौन सा किरदार उनका गाली देता है और कौन सा किरदार उनका गाली नहीं देता है। लेकिन नीलुत्तल जी ने इस उपन्यास से तो ये साबित कर ही दिया कि उनके लेखन में एक नई हुमक है। नीलुत्तल जी की बातों जो का तो मतलब नहीं लिखते हैं, वो उनके पास लेखन का एक प्रमाण है कि वो लेखक में एक रोचकता डाल देते हैं अपनी लेखनी में, बल्कि उनमें एक अच्छे साहित्य सृजन के लिए गहरी संवेदनाएं भी बसी हुई हैं, जो उनकी कल्पनाशीलता को एक नया आयाम देती हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से समीक्षा थी इस डार्क हॉर्स की। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रसंग की तरफ, जो मुझको लगता है सबसे महत्वपूर्ण है हमारा। वो यूँ है कि हम इस किताब में मुझको जो पर्सनली जो मुझको अच्छे लगे कि हाँ वो कुछ शब्द या फिर कुछ वाक्य जो मेरे दिल को छू गए, मैं वो आपके साथ साझा करूँगा। मैं पृष्ठ संख्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो जो मैंने कहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है ये पृष्ठ संख्या 10 पे उन्होंने जो कहा है, और जो मैंने आपको कहा भी था समीक्षा में, कि हाँ डॉक्टर बनकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का कैरियर बनाना है तो फिर आईएएस बनना होगा। और मेरे हिसाब से अगर आपको कई पुस्तकों का कैरियर बनाना है तो आपको नेता बनना पड़ेगा या फिर विधायक बनना पड़ेगा। असल में ये पृष्ठ संख्या 14 पर है। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं दो परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है, और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम चाहिए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ सबसे कठिन सत्य है कि जो पिता होता है वो पैसे को लेकर आपको निश्चिंत रखता है, और उसकी भी एक ये उम्मीद होती है कि अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप परिणाम को लेकर उसको निश्चिंत रखें। अगला जो मुझको सबसे अच्छी लगी लाइन, वो है कि ये संतोष जो है, जिसका जो मुख्य पात्र है जो भागलपुर से है, वो मुखर्जी नगर में पहुंच गया है। तो मुखर्जी नगर क्या है, कैसा है, वो शायद आपको इसमें देखने को मिल जाए। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर। इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग के होल्डिंग्स। भिन्न भिन्न मुद्राओं पे बातचीत और चिंतन कर आ जा रहे भविष्य के सिविल सेवक। जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा, चाय की दुकान पर जीडीपी की बहस, कोचिंग से छूटे किताब से भरे बैग वाले छात्रों का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोड़ टाइप से किताब ढूंढना, ठीक वैसी नज़र से जैसे बकुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा। ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर।
मतलब आपको हर नगर पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर कुछ ना कुछ बहस होती दिख जाएगी, चाहे तो वो जीडीपी के ऊपर होगी, मनमोहन सिंह के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। मतलब उपन्यास में तो मोदी जी नहीं है, बाकी ये उपन्यास मनमोहन सिंह के टाइम का तो जरूर है। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में दिया का तैयारी लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं। तो यह है कि देखिए संतोष जी, पहली बात तो यह है कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। मतलब कुछ लोग, ये इसमें कहा गया है कि हरामी खाली छोटे बच्चे हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर कहा गया है कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। यह तो एक परिस्थिति अवस्था है, और इस बात पर निर्भर है कि कैसे किसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिलती है, वो कैसे समाज में रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बुरे होने का मतलब ऐसा उठाया गया है कि कोई कब क्यों बुरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगे सब, तो मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ। अगला है कि पेट के ऊपर बातें हो रही हैं, कि भूख और पेट के ऊपर। देखिए, आदमी जैसे ही पेट का गुलाम होता है, उसके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं, भूख का अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल के छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना और विचारों का आना जाना भोजन से कई गुना ज़्यादा आवश्यक है। ये शायद सही बातें हैं। मुखर्जी नगर में इलाहाबाद। मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा चलता फिरता रहता था। हिंदी माध्यम से तैयारी करने आए वाले छात्रों में सबसे ज़्यादा सघन संख्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए छात्रों की ही है, ऐसा वहाँ पे प्रतीत होता है। जैसे मैंने कहा कि कनाडा में एक मिनी इंडिया रहता है, उसी तरह मुखर्जी नगर में एक मिनी इलाहाबाद रहता है। ये अगर मैं कहूँ तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। अगले उसके कोट की तरफ बढ़ते हैं। ये इसमें शराब के ऊपर चर्चा हो रही है। शराब मतलब जिसे आप हिंदी भाषा में दारू भी कहते होंगे। देखिए, पीना बुरा थोड़े है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चरित्र का मामला है, पर ऐसा नहीं है। आप पूजा करके उठे और किसी का बलात्कार कर दीजिए तो वो बुरा है। कोई दारू पी के उठे और किसी को बलात्कार से बचा ले तो वो बुरा है, बताइए। सो दारू बुरा नहीं होता, आदमी का मन कैसा है ये मायने रखता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मदिरा का सेवन कर रहा है और वो आपकी नज़रों में बुरा है, तो शायद यहाँ पे ये एक प्रश्न खड़ा कर सकता है। अगले कोट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये हिंदी और अंग्रेजी के बीच जो छात्रों का मतलब डिफरेंस होता है, उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश है कि सामान्यतः तौर पर हिंदी पट्टी के परिवार और समाज के लिए अंग्रेजी वो पतित पवन धारा थी जो हर पाप धो देती थी। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो फिर आपका सब अच्छा बुरा इस आवरण में ढक सकता है। अंग्रेजी जानने वाला वहाँ सियासी के बीच लगड़बग्घे की तरह होता है। गांव से बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चे की योग्यता भी बस इसी बात से नापी जाती है कि इसने अंग्रेजी कितनी जानी। आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों को ये भी लालसा सदा बनी रहती है कि बच्चा कलेक्टर तो बने, पर अंग्रेजी में बोले तो वो बढ़िया कलेक्टर होगा। तो एक ये अंग्रेजी के ऊपर बातें हैं जो लोग मतलब सामान्यतः तौर पे लोगों के अंदर बसी हुई हैं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, कि अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो शायद आप एक अच्छे कलेक्टर बन सकते हैं या फिर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला है कि दुनिया में एक साथ ही एक जगह पर सबसे ज़्यादा वैरायटी के मानव मुखर्जी नगर में ही मिल सकते थे। कोई इतिहास का जानकार तो कोई विश्व कूटनीति का खिलाड़ी। ये सब आपको एक ही कैंपस में टहलते मिल जाते। यहाँ संसार के सबसे आशावादी लोग पाए जाते थे। बार बार असफल होने के बाद भी एक दूसरे का एग्ज़ाम के लिए हौसला बढ़ाते हुए लोग आपको यहाँ पे मिल जाते। कैसे कहे जाते हैं कि लगे रहिए हो जाएगा। देखिए, अगर मुखर्जी नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं और कोई सामने वाला भी फेल हो रहा है, तो वहाँ पे एक दूसरे को सांत्वना देना का ये सबसे अच्छा तरीका है कि लगे रहिए भैया, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। अगले उस पर बढ़ते हैं।
देखिए, यहाँ पे खैनी की बातें हुई हैं। अगर आप बिहार से हैं तो मैं खैनी कहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं सुरती कहूँगा, अगर आप सुरती को जानते हैं। और अगर आप इन दोनों में से कुछ को नहीं जानते हैं तो मैं तंबाकू कहूँगा, तो तंबाकू को तो शायद आप जानते होंगे। खैनी रटाने, बनाने और खिलाने के बहाने ही तो रिश्ते बनते हैं। यूपी और बिहार में ऐसा ही होता है। भला तुम्हारे शहर के आइसक्रीम में ये क्षमता कहाँ है? वास्तव में खैनी में लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। एक अनजान व्यक्ति भी किसी अजनबी से बेहिचक खैनी मांग सकता है और दूसरा बड़े आत्मीयता के साथ रगड़ रगड़ कर उसे खैनी बना के खिलाता है। इसी दौरान दो अजनबियों के बीच हुई बातचीत से वे अजनबी नहीं रह जाते। गांव में तो खैनी और गांजा को चौपालों को जोड़े रखने का एक फेविकोल ही समझिए। तो ये बहुत ख़ास बात कह दी उन्होंने कि जो खैनी मतलब जो तंबाकू होता है गांव में, ये इसी तरह से उनको जोड़े रखता है। आगे बढ़ते हैं। ये गांधी जी के ऊपर कही हुई शब्द हैं कुछ, कि गांधी जी के साथ ये अजीब विडंबना आज तक बनी रही है कि जिस देश ने इन्हें बापू कहा, उसी अपने देश ने इन्हें सबसे कम पढ़ा, इनके बारे में सबसे कम जानना चाहा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात एक करके करने वाली पीढ़ी ने कभी गांधी जी के लिए समय नहीं निकाला। और गांधी जी जैसे कि और भी कई व्यक्तित्वों के बारे में उनकी जानकारी केवल पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के सुने किस्से कहानियों के सहारे ही थी, और उनकी सारी धारणाएं इसी पर आधारित थीं। हिंदुस्तान में लगभग हर साक्षर पढ़ा लिखा टाइप आदमी गांधी जी को पाकिस्तान बनाने का शाश्वत कारण मानता था, और यह फैंसी ऐतिहासिक ज्ञान खूब प्रचलन में था। यह अलग बात थी कि उनमें से कुछ लोग मतलब सहानुभूति भी रखते थे और कुछ तो सीधे गांधी जी से नफरत भी करते थे। इस देश ने जितना मार्क्स को पढ़ा और समझा और गूंथा ठूसा अपने में, अगर गांधी जी को पढ़ा होता तो शायद पीढ़ियों का सबक कुछ और होता। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा खोजने में समय लग रहा है। देखिए, जो भाषा है वो भाषा कैसी होती है कि भाषा तो सब जरूरी है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। तो भाषा जो है वो संवाद की भाषा है, और संवाद कौन है ये आपको बखूबी पता है। मुखर्जी नगर की बातें हैं कि असल में मुखर्जी नगर में ऐसे कई मार्गदर्शक और अभिप्रेक्षक गुरु मिल जाते थे जो किसी को भरोसा दिलाने और उसका उत्साह बढ़ाने में गाय और बैल में फर्क नहीं करते थे। वे बैल को यह भी आशा बंधवा देते कि तुम एक दिन दूध दोगे, बस अच्छे से चारा और भेसन खाओ। और फिर इनके दिए नोट्स को चारा खा खाकर इस उम्मीद में कई विषय के सांड तो हो सकते हैं, लेकिन सफलता का दूध हाथ नहीं लगता है, भला निकलता भी कैसे। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर आप किसी कार्य के पीछे आंख मूंद कर भी पड़े रहेंगे तो शायद आपको वहाँ पे वो निष्कर्ष पे ना पहुँचे जिस निष्कर्ष पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से अपने सपनों को चुनें। अगला है यूपीएससी के ऊपर है कि वास्तव में यूपीएससी के प्रश्न पत्रों की ये खासियत होती है कि परीक्षा देने के 24 घंटे तक हर कोई उसका सही जवाब देने का आत्मविश्वास में रहता है। यह आत्मविश्वास और शानदार परफॉर्मेंस का भरोसा धीरे धीरे 7 दिनों में टूटता है, क्योंकि 7 दिन से पहले प्रश्नों के सही उत्तर तो सारे कोचिंग और विद्यार्थी भी मिलकर ढूंढ नहीं पाते हैं। इंटरनेट भी बस सहायता ही करता था, सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं होता। देखिए, यूपीएससी देश की पूरे विश्व की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा है ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बस 1% लोगों का चांस होने का शायद इसमें वो रहता है। तो ये एक तरह से मानना वाली बातें हैं कि थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं। ज्ञान के ऊपर बातें हैं कि केवल ज्ञान से ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, संवेदना के साथ व्यक्तित्व के शिल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा कपड़ा लत्ता पहने तो सियार भी शेर लग सकता है। तो
सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता है, आपका पहनावा कैसा है, ढंग कैसा है, बोलचाल कैसा है, इस बात का भी पूरा और पूरा जो यूपीएससी में वो पढ़ता है, साक्षात्कार में खास तौर पे। आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रसंग के ऊपर बातें सबसे आपके लिए सबसे अच्छी बात है। यहाँ अक्सर कोचिंग में अपने बगल में बैठी लड़की में लड़का पहले अपनी प्रेमिका देखता है, फिर दुल्हन देखता है, फिर एक अच्छा दोस्त देखता है और अंत में बहन पर आकर समझौता कर लेता है। यह बड़ी सामान्य मनोवृत्ति देखी गई है कि यहाँ लड़के लड़कियों से उल्टे सीधे संबंध के लिए ज़्यादा परेशान या अधीर नहीं रहते थे, बल्कि किसी भी तरह के संपर्क के लिए ज़्यादा ललायित रहते थे। खास तौर पर कहने की बात यह है कि वो पहले आप में प्रेमिका देखते हैं, फिर आप में अपनी दुल्हन देखते हैं, फिर एक अच्छा दोस्त देखते हैं और अंत में जब कुछ नहीं होता है तो वे आप में अपनी बहन देखते हैं। ये मुखर्जी नगर की बातें हैं, बातें अच्छी हैं। अगला है कि सिविल की तैयारी कोई कैसे करता है। सिविल की तैयारी करने वाले लोगों में अपनों को लेकर एक खास वर्ग चेतना थी। हर लिहाज से मैच करने के बावजूद वे खुद को आम आदमी से अलग वर्ग समझते थे और इस वर्ग को सीधे तौर पर आम वर्ग कहा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस देश में दो तरह के वर्ग थे। एक खास वर्ग वह जो ब्रेड खाता है, एक समान वर्ग वह जो रोटी खाता है। लेकिन इन दोनों से इतर सिविल के छात्रों का एक ऐसा वर्ग था जो घर के भेजे पैसे से ब्रेड तो खा लेता था, पर आगे की जो चिंता होती थी वो रोटी की होती थी। सो यह वर्ग खुद को आस और आम के बीच रखता था। एक ऐसा वर्ग जो अभी आम है, पर 3 स्टेज की परीक्षा के बाद उसमें खास हो जाने की संभावना पनपती है। तो ये सही बातें हैं। आईएएस क्या है? आईएएस की तैयारी करना भर इस समाज के लिए एक भारी भरकम स्टेटस था। मतलब कि देश के किसी भी पढ़े लिखे युवा के लिए बेरोजगार रहते हुए भी एक रुतबे, सम्मान और संभावनाओं के साथ जीने का यह भारत में एकमात्र और अधिकतम फलदायी क्षेत्र था। यहाँ तैयारी के नाम पर कोई भी सम्मान पूर्वक अपने 7 से 8 साल बिता सकता था। ट्रेन हो या बस, ऑफिस हो या सड़क, दुकान हो या चौराहा, हर जगह आईएएस की तैयारी करने वाले के प्रति मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। आईएएस परीक्षा ही ऐसी है, फ्री फोकट में बिना कुछ किए इतनी बेमतलब की इज्जत करके इतनी बेमतलब की इज्जत कहीं और नहीं मिलती है। मतलब अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो 7-8 साल आपको इज्जत पूरी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगले कोट की तरफ बढ़ते हैं कि ये सिविल सेवा की तरफ है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वालों से ज़्यादा भयंकर आशावादी मानव संसार में और कहीं मिलना मुश्किल है। उसमें भी मुखर्जी नगर नंबर 1 पर था। बार बार फेल होने पर भी लोग एक दूसरे को लगातार संतावना देकर यहाँ रहने के लायक बना ही लेते थे। यहाँ किसी को उम्मीद बांधने या मोटिवेट करने के लिए किसी महापुरुष की जीवनी या कोई अमृत वचन सुनाने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि मुखर्जी नगर के खुद के इतिहास में ऐसे लोगों के किस्से भरे पड़े थे जिसको सुन अभ्यर्थी पुनः लड़ने के लिए उत्साह से भर जाता था। मुखर्जी नगर में किस्सों की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा समय लग रहा है। तो इस तरह है कि समय के ऊपर इसमें बातें हैं कि समय मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा था। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। कमरे से कोचिंग और कोचिंग से कमरा आते जाते साल भर का समय बस घंटों भर का समय का सफ़र लगता था। समय का पहिया रुकता ही नहीं। यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों से बेहतर भला कौन जानता। यह पहिया न केवल रुकता नहीं बल्कि कितने नसीबों को अपने नीचे कुचलता जाता और कई की तकदीर इसी पहिए पर सवार होकर बहुत आगे निकल जाती। मुखर्जी नगर का संपूर्ण काल चक्र पीटी, मेंस और इंटरव्यू के बीच ही घूमता फिरता रहता था। तो मुखर्जी नगर कुछ था ही ऐसा कि अगर आप उसके नीचे आ गए तो दब जाएंगे और अगर उस पहिए पे सवार हो गए तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अगली कोट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली छोड़ जाने वाले हर विद्यार्थी के निशाने पर भाग्य ही है। कोई खुद पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता।
सारी असफलताओं का हिसाब भाग्य को ही देना पड़ता है। भाग्य में जब आईएएस नहीं बनना लिखा तो भाग्य यहाँ मुखर्जी नगर में 6-7 साल बर्बाद करने लाता ही क्यों है? भाग्य हमें जो बनाना चाहता है वह क्यों नहीं लगवा दिए इन कीमती वर्षों को? भाग्य बहुत आंख मिचौली करता है। इसके भरोसे रहना ठीक नहीं। ना इसे कोसने का भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, ये सामान्यतः रहा है कि अगर आप फेल होते हैं, अगर आप असफल होते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने भाग्य को कोस दीजिए। भाग्य को कोस देंगे और बातें वहीं समाप्त हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, जो कि आखिरी कोट है इस उपन्यास का। और मेरे हिसाब से सबसे प्यारा जो कोट है वो यही है कि अचानक की ज़िंदगी आम आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते पर दौड़ें। ज़रूरी है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किसी दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, ज़रूरत है उसे दौड़ाए रखने की जिजीविसा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन है। कहीं वो आप ही तो नहीं। जय हो। तो ये था नीलोत्तर मिराल का किताब की समीक्षा और किताब के ऊपर बातें, और उसके ऊपर कुछ जो मुझे लाइनें पसंद आई, जो कोट कह सकते हैं आप। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मायने मतलब है क्या? तो डार्क हॉर्स है क्या, अगर आपको पता करना है तो आपको ये उपन्यास खरीदना पड़ेगा। हम अमेजॉन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहें, अगर आपको पसंद आई ये समीक्षा, तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पूरे पॉडकास्ट में कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। आपके पत्रों का हमें वहाँ पे इंतज़ार रहेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए हमें। तो इसी सब के साथ मैं ये पॉडकास्ट का अंत करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय राम जी की। धन्यवाद।